मैं अनिल कुमार सिंह लिटरेचर एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल का एक इम्पोर्टेंट वर्क, इसका नाम है पोएटिक्स। काफ़ी कुछ इससे पूछा जाता रहा है एग्जाम्स में। ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं टर्म्स, कि किस टर्म्स का क्या मतलब है, उसकी डिफिनीशन। और ख़ास तौर पे प्लेटो के रिस्पॉन्स में इस वर्क को एरिस्टोटल ने लिखा हुआ था। प्लेटो जो कि एरिस्टोटल के गुरु थे, इनका मानना था कि जो भी आर्ट हैं, चाहे वो म्यूजिक, चाहे वो स्कल्पचर या पेंटिंग, सब कुछ, ये सारे के सारे अपने आप में इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। तो इन्होंने कहा कि जिस चीज़ की ये इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, वो ऑलरेडी किसी और एक यूनिवर्स है जिसको वो आइडिया बोला करते थे, एक आइडियल वर्ल्ड बोला करते थे एक्चुअली प्लेटो, कि आइडियल वर्ल्ड जो है उसकी ये नकल है और उस नकल की नकल हम करते हैं। तो कुल मिला के जो भी आर्ट है, और ख़ास तौर पर पोएट्री, उन्होंने बताया था इट्स ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, कि जैसे एक चीज़ नकल पहले हमने कर ली और उसके बाद फिर से एक नकल बना दी, तब दो दो नकल बन गई। कुल मिला के आर्ट या पोएट्री ये सब नकली हैं और इनके अंदर कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि प्लेटो ने कह दिया था कि जो पोएट्स हैं, अगर मेरा बस चले तो मैं उनको देश से निकाल दूं और बैन कर दूं पोएट्स को। तो इस उनकी क्रिटिसिज्म को, उनके इस विचार को रिप्लाई करने के लिए अरिस्टोटल ने वर्क लिखा था। इसका पर्पज था डिफाइनिंग पोएट्री एंड ट्रेजेडी एंड रिस्पॉन्स टू हिज टीचर्स कमेंट्स। 335 ईसा पूर्व इसको लिखा गया था और ये बहुत ज़्यादा विलुप्त रहा, बहुत ज़्यादा लोगों की पॉपुलैरिटी या नज़र में नहीं आया। 1508 में रेनेसा एक ऐसा काल आया जिसमें आर्ट का रिवाइवल देखा गया था। आर्ट का मतलब यहाँ पे म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर, सबकी बात हो रही है। तो जब रिवाइवल हुआ रेनेसा काल में आर्ट का, उसी में ही ये वर्क सामने आया। 1508 में इसका प्रिंटेड वर्जन पाया गया। इसके अलावा एक अरेबियन राइटर हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं, एवेरोस, जिन्होंने इस पर टीका टिप्पणी लिखी है और धीरे धीरे बाद में बहुत सारी परिभाषाओं के लिए, बहुत सारे टर्म्स के लिए ये वर्क पॉपुलर होता चला गया। टाइटल की बात कर लें तो ग्रीक वर्ड से ही लिया गया एक्चुअली। इसका नाम है पेरी पोएटिक्स, मतलब है ऑन पोएट्री। देखते हैं इसकी समरी। शुरुआत वो करते हैं मिमेसिस से। अब मिमेसिस, जो कि प्लेटो ने जिसको सिर्फ इमिटेशन कहा था, उनका मानना था, जैसे मान लीजिए कि यह एक स्क्वायर है। स्क्वायर की उन्होंने, हमने फिर से नकल कर डाली, हमने फिर से उसको स्क्वायर बना डाला। तो ये दूसरा जो फिगर है, ये सिर्फ एक इमिटेशन है और इसलिए आर्ट जो है वो ओरिजिनल ना होकर के एक नकल है और वो पसंद नहीं करते थे। बट एरिस्टोटल ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आर्ट फॉर्म है वो सारी चीज़ें, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग और यहाँ पर स्कल्पचर, ये सब मिमेसिस हैं, इमिटेशन नहीं है। क्या है? मिमेसिस। उन्होंने इसको नया टर्म दिया। अब मिमेसिस क्या है? मिमेसिस उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए इसी फिगर को हमें दोबारा, मैंने जैसे यहाँ पे बनाया अभी, तो इसको ज्यों का त्यों बना देना, इट्स जस्ट इमिटेशन। लेकिन अगर मैं इस पे ध्यान दूं कि इसकी ये लाइन की डायमेंशन क्या रही होगी, इस लाइन की डायमेंशन क्या रही होगी, फिर इस लाइन की डायमेंशन क्या रही होगी, लास्ट में चारों इसके जो लाइंस हैं या जो चार भाग हैं, इनकी डायमेंशंस क्या रही होंगी, कितनी रखनी चाहिए, कैसे, और फिर मैं जब बनाऊं, इसकी नकल करते हुए एक दूसरा स्क्वायर बनाऊं, तब इस तरह से मैं उसकी डेप्थ को पहचानूंगा। और डेप्थ को पहचान करके ऐसा कर देना, नकल कर देना, वो कहा जाएगा मिमेसिस। ये एरिस्टोटल ने कहा। तो एरिस्टोटल ने कहा कि जो आर्ट में दिखाया जाता है, जैसे ह्यूमन लाइफ को दिखाते हैं पोएट्री में, ट्रेजेडी में, तो यह अपने आप में एक मिमेसिस है, ना कि इमिटेशन है तो इमिटेशन। लेकिन जब डेप्थ, साइकोलॉजिकली सारे नियमों को देखते हुए, उनके सारे फंक्शंस को देखते हुए मिमेसिस के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पोएट्री के टाइप बताया कि पोएट्री जो है वो इपिक पोएट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड डिथ्रैम्बिक पोएट्री, फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग, ये सारे पार्ट्स टाइप हैं पोएट्री के। और देखा जाए तो ये सारे जो टाइप हैं, सारे काइंड्स हैं पोएट्री के,
ये सब रिजल्ट हैं मिमेसिस के, मतलब रिक्रिएशन या रिप्रेजेंटेशन। कोई चीज पहले से मौजूद है, मान लो सर्कल, दूसरा सर्कल हमें बनाना है, तुम सिर्फ नकल नहीं करेंगे, हम ध्यान दे के बनाएंगे आखिर ये बना कैसे था, ऊपर वाला किस तरीके से शुरुआत की थी, ये ऐसे बना था या इस तरह से बना था। तो दोनों तरीके से हम जब देखेंगे, इंतजार मतलब सारी एनालाइज करने के बाद जब करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड मिमेसिस। फिर वो कहते हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म्स हैं सभी का अपना अपना एक डिफरेंस है और सभी के अपने अपने तरीके हैं। और डिफरेंस क्या है, उन्होंने कहा जो तरीका है मिमेसिस का, हम किस तरीके से मिमेसिस बनाते नकल करते हैं वो डिपेंड करता है। और जैसे चाहे उन्होंने कहा जैसे पेंटर है उसके लिए कलर इंपॉर्टेंट है, स्कल्पचर उसके लिए स्टोन इंपॉर्टेंट है, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले के लिए। ठीक वैसे ही जो पोएट है उसके लिए मीन्स ऑफ मिमेसिस क्या है, लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मनी, कि किस तरह से वो शब्दों को पिरोता है एक लाइन में, किस तरह से म्यूजिक क्रिएट करता है, किस तरह से वो थीम्स को एक बैलेंस करके रखता है। तो ये पोएट का काम है और वो यही तरीका है उसका, यही मीन्स है उसका मिमेसिस या रिप्रेजेंटेशन का। फिर वो कहते हैं कि जितनी भी पोइट्री है प्योर फॉर्म में एक इट्स अ मिमेटिक, सारी की सारी रिप्रेजेंटेटिव है किसी न किसी चीज की। और कुछ पोइट्री फॉर्म ऐसी हैं जिसमें आपको रिदम, म्यूजिक, मीटर सब देखने को मिलेगा और किसी किसी में आपको इनमें से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। इस तरह से वो शुरुआत करते हैं अपने वर्क की। अच्छा, जो टर्म्स हैं जैसे कथारसिस हो गया, एनाग्नोसिस हो गया, या जो भी टर्म्स हैं, वो टर्म्स का उन्होंने कहीं एक जगह इस्तेमाल नहीं किया है कि एक जगह बता दिया हो कि बस सिर्फ डिफिनीशन दे दी हो। उन्होंने अलग 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 चैप्टर्स में बताते गए और कहाँ कैसे उसको डिफाइन किया वो हम देखते चलेंगे। फिर वो बताते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, जो मिमेसिस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किन चीज को नकल की जाती है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी और इपिक दोनों ही इमिटेट करते हैं, बट जो कैरेक्टर्स हमसे ज़्यादा बेटर हैं हम लोगों से, उनको इमिटेट किया जाता है ट्रेजेडी में और इपिक पोइट्री में। और जो कॉमेडी है उसमें उन कैरेक्टर्स की नकल की जाती है जो हमसे ज़्यादा बुरे होते हैं, जिनकी मजाक बनाई जाती है। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी का दोनों का ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन डिफरेंट है, मिमेसिस डिफरेंट डिफरेंट है। आगे वो बोलते हैं कि तरीका क्या है, इमिटेशन का तरीका क्या है। वो कहते हैं कि जो इमिटेशन ड्रामा में किया जाता है वो होता है एक्शन का मिमेसिस, एक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ड्रामा। और एक तरीका है नरेशन का, जिसको नैरेटिव भी बोला जा सकता है, कि किस तरह से हम नरेशन करते हैं वो पोएम्स में है। तो दो तरीके से हम मिमेसिस करते हैं, इमिटेट करते हैं चीज़ों को। और यहाँ पर वो तारीफ करने लगते हैं होमर की। होमर की तारीफ उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है, बहुत सारे अपने अपने चैप्टर्स में उन्होंने अक्सर होमर की तारीफ की है, उनके एपिक की तारीफ की है कि कैसे कैसे होमर ने बाकी सारे राइटर्स को पीछे छोड़ दिया है। आगे वो बोलते हैं कि जो मीडियम है, ऑब्जेक्ट्स हैं या मीन्स, जिसको हम बोल सकते हैं मीन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर, इन्हीं चीज़ों से हमें विभिन्न आर्ट्स के बीच का डिफरेंस पता चलता है। और फिर वो कहते हैं यहाँ तक कि जो सोक्रेटिस थे, जिनको जहर दे दिया गया था, जिनका काफ़ी नाम है इस एज ए फिलोसफर, वो कहते हैं वो भी अपने आप में होमर जैसे आर्टिस्ट थे, एरिस्टोफेंस जैसे आर्टिस्ट थे, जिन्होंने अपने एक्शंस, अपने शब्दों में ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट किया, ना कि सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने उन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जो लोग एक्शन कर रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए कि जो चीज़ एक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट की गई है, इमिटेट की गई है, मिमेसिस की गई है, वो उसको प्रेजेंट करने वाला भी आर्टिस्ट है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। आगे वो कहते हैं कि पोइट्री की शुरुआत क्यों हुई, आखिर क्यों जरूरत पड़ गई दुनिया को कि पोइट्री की शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट उसका होता चला गया। पोइट्री का मतलब यहाँ पे मान के चलिए ट्रेजेडी, या यूं मान के चलिए आर्ट, क्योंकि पोइट्री जो आज के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, एरिस्टोटल ने पोइट्री को उस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया है, उसका यहाँ पे सेंस था ट्रेजेडी और आर्ट सबसे। वो कहते हैं कि इंसान का ऐसा स्वभाव होता है, इट्स ह्यूमन नेचर, कि वो जिसको देखेगा उसको वो नकल करने की कोशिश करता है, जैसे छोटे बच्चे किया करते हैं। और ऐसी उसकी आदत बचपन से ही होती है, बचपन से ही उसके मन में ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट रहता है, ऐसी कुछ खासियत रहती है कि इंसान नकल करने की कोशिश करता है। और यही उसकी जो प्रेरणा है नकल करने की, जो अर्ज है,
रिप्रेजेंट करने की चीज़ों को। इसी अर्ज ने ही इंसान को आर्ट के क्रिएशन के लिए मोटिवेट कर दिया। इंसानों ने आर्ट क्रिएट की और पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। तो ये इंसानों की उस अर्ज का ही नतीजा था कि उन्होंने पोएट्री लिखनी शुरू कर डाली। फिर क्या हुआ, वो लोग पोएट्स जिनका सीरियस टेम्परामेंट था, जो कि बहुत सिंसियर थे, सीरियस थे, हंसी मजाक से दूर रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन एक्शंस को रिप्रेजेंट किया जो सीरियस थे, श्रेष्ठ थे, और वो रिप्रेजेंट किसमें किए, उन्होंने ट्रेजिडी में रिप्रेजेंट कर दिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिनको हंसी मजाक या छोटी छोटी बातों में मजा आता था, या तुच्छ बातों पर जो ध्यान दिया करते थे, उन लोगों के टेम्परामेंट से कॉमेडी का जन्म हुआ। वो कहते हैं ट्रेजेडी ने बहुत तरक्की की हुई है, ट्रेजेडी अपने परफेक्शन तक पहुंच चुकी है, और ये पोएट का नतीजा है, उनके अटेम्प्ट का नतीजा है। जैसे उन्होंने फिर से एग्जाम्पल उठाया है होमर का इलियड और ओडिसी, कि ये प्राइम एग्जाम्पल है कि ट्रेजेडी ने अपना परफेक्शन अचीव कर लिया है। बस दिक्कत है तो कॉमेडी में है, कॉमेडी को लोगों ने, पोएट ने बहुत ज़्यादा परिष्कृत नहीं किया है, ये थोड़ी सी कमी रह गई है। आगे बोलते हैं कि फिर भी कुछ राइटर जैसे एस्केलस हुए हैं, इन्होंने शुरुआत की, जिस तरह से ट्रेजेडी में कोरस का इस्तेमाल होता था, तो इन्होंने कॉमेडी में भी कोरस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक गीत गाया जाता था, एक वाइन गॉड थे ग्रीक के जिनका नाम था डायनुसियस, और डायनुसियस के लिए जो गीत गाए जाते थे, उन गीत गाने पर ही उनको मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया गया, और वहाँ से शुरुआत हुई है आर्ट की। तो एस्केलस ने क्या किया, उस कोरस में से हटा करके वहां पे उसने दो एक्टर कर दिए कि तुम लोग गीत गा के एक्टिंग करते दिखाओगे। फिर दूसरे राइटर हुए सोफोक्लीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टर के नंबर को 3 कर दिया, जो 2 एक्टर हुआ करते थे वो 3 एक्टर हो गए, और उन्होंने एक पेंटेड सीनरी भी स्टेज पे रखवा दी कि तुम लोग यहाँ पर एक्टिंग करके गीत गाया करोगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्लॉट चेंज हुआ, डिक्शन चेंज हुए, मीटर चेंज हुआ, और इस तरह से जो गीत था वो पूरा चेंज होता चला गया। चौथे बार में चौथा जो चेंज हुआ, उसी गीत में एपिसोड्स जोड़ दिए गए। अब जब एपिसोड्स जोड़ दिए गए तो धीरे धीरे इस तरह से जन्म हो गया ट्रेजेडी का, ड्रामा का, और इस तरह से ट्रेजेडी इवॉल्व होती चली गई विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेरिमेंट होते होते। कॉमेडी को थोड़ा सीरियस नहीं लिया गया, बट आप बाद में धीरे धीरे जो आर्शन थे उन्होंने कोरस इस्तेमाल कर डाला इस ट्रेजेडी वाला कोरस कॉमेडी में, और कुछ और राइटर हुए क्रेट्स एंड एपिकार्मस, फॉर्मिस, इन लोगों ने कॉमेडी को भी आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। तो ये इस तरह से ओरिजिन होती है ट्रेजेडी और कॉमेडी ग्रीक लिटरेचर में। फिर वो बताते हैं ट्रेजेडी है क्या आखिर, ट्रेजेडी की परिभाषा, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही परिभाषा परीक्षाओं में पूछी जाती है। एरिस्टोटल ने उनकी परिभाषा ट्रेजेडी की कैसे दी है, उन्होंने कहा कि इट इज़ एन इमिटेशन, वही मिमेसिस। अगर पूछा जाए तो इमिटेशन और मिमेसिस में क्या अंतर, मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल कॉपी कर देना दैट इज़ इमिटेशन, लेकिन सारी चीज़ समझ करके उसकी नकल करना दैट इज़ मिमेसिस। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एक ऐसे कार्य की नकल है जो कि महत्वपूर्ण हो, एक्शन महत्वपूर्ण होना चाहिए, अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, और एक निश्चित आकार का होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकार, आकार या विस्तार। यह एक निश्चित विस्तार के रूप में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक्शन, ऐसा एक्शन जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ट्रेजेडी में, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेलिश्ड होती है। एम्बेलिश्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, परिष्कृत, परिष्कृत या डेकोरेटिव, जो सजी भाषा हो, सजाई हुई, सजी सजाई भाषा हो, जिसमें कई सारी आर्टिस्टिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया हो, जो उस प्ले के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की गई हो, और प्रेजेंट किया जा रहा हो इसको एक्शन के फॉर्म में, ना कि नरेशन के रूप में सिर्फ, और जिसको देखने के बाद ऑडियंस में दया और भय, इस तरह की भावनाओं का उसमें मूल्यांक, मतलब अराउजल हो ऑडियंस में, और बाद में उनकी भावनाओं का कथारसिस हो जाए। बस इसी परिभाषा में ही ये कथारसिस शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब ये कथारसिस होता क्या है, इसको आप सी से भी लिख सकते हैं, के से भी लिख सकते हैं। कथारसिस का मतलब आप मान के चलिए प्यूरिफिकेशन,
प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं का शुद्धिकरण। जैसे हम कभी मूवी देखने जाते हैं, जैसे आजकल मूवी चल रही है धुरंधर, पूरे देश में छाई हुई है। जब आप उसको देखने जाएंगे, अभी मैं परसों उसको देख के आया, तो जब मूवी देखते हैं तो कई सीन उसमें ऐसे हैं जब देख के लगता है कि अरे ऐसा ऐसा भी होता है। हालांकि फैंटेसी का इस्तेमाल भी मूवीज में होता है, कुछ रियलिटी भी डालने की कोशिश वो लोग करते हैं, लेकिन भले जो भी हो, रियलिटी हो या फैंटेसी हो, बट उसका असर तो होता ही है हमारी भावनाओं पे। तो कई बार हमें, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, गुस्सा, कुछ चीज़ों को देख करके नफरत, ये जब इस्तेमाल चीज़ें होती हैं हमारी भावनाओं पर, सामने वाले जो सीन असर कर रहे होते हैं, तो हमारी भावनाएं उसी हिसाब से मूव ऑन होती हैं कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सब। तो इमोशंस के साथ जो खिलवाड़ है, वही खिलवाड़ मान के चलिए कथारसिस है। भावनाओं का परिष्कृतकरण, उनका प्यूरिफिकेशन, डर की भावना, पिटी की भावना और गुस्सा, तमाम और जो भावनाएं हैं, उनका जो एक खेल है, दैट इज कथारसिस। आगे वो कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, एम्बेलिश्ड का मतलब डेकोरेटिव लैंग्वेज जिसमें रिदम, म्यूजिक, सॉन्ग का इस्तेमाल किया जाए। और आर्टिस्टिक डिवाइसेस कभी कभी मीटर के द्वारा, कभी लैंग्वेज के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। कहीं पे मेटाफर, कहीं पर इन्वर्जन, कहीं पर सिमिली, कहीं पे पन, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए एक्शंस में, ऐसे नहीं कि सिर्फ शब्दों में। तो ये ट्रेजेडी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनके बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती। आगे कुछ और बताते हैं कि कोई भी ट्रेजेडी है, उसके ये जो 6 एलिमेंट्स ट्रेजेडी में होने जरूरी हैं। अभी 2021-22 में जो पेपर हुआ था, UPHESC, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिस्टोटल ने प्लॉट को क्या नाम दिया है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप मिथोस या माइथोस दोनों पढ़ सकते हैं। तो इन 6 एलिमेंट्स के बिना आप ट्रेजेडी का प्लॉट नहीं बना सकते, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा प्लॉट को फेबल भी कहा है। जो पोएटिक्स में उन्होंने इस्तेमाल किया है एरिस्टोटल ने, उसको खास तौर पर फेबल ही कहा है प्लॉट को। और ये 6 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। कौन कौन से आप पढ़ लीजिए एक बार। प्लॉट जिसको मिथोस कहा जाता है, कैरेक्टर इथोस, थॉट डायोनिया, डिक्शन लेक्सिस, मेलोडी मेलोस एंड स्पेक्टेकल ऑप्सिस। इन सब के अलग अलग पार्ट का अलग अलग रोल है देखा जाए तो ट्रेजेडी में, और ये इनके बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती। ये 6 कंपोनेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ए ट्रेजेडी। अब वो ट्रेजेडी का डिस्क्रिप्शन करते हैं, बताते हैं। उनका मानना है कि जो एलिमेंट्स हैं, अभी जो हमने डिस्कस किए 6, इन 6 एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए एक इफेक्टिव प्ले के लिए। वो कहते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा जरूरी जो एलिमेंट है, दैट इज प्लॉट, जिसको उन्होंने मिथोस भी कहा है। कि इसके बिना, मिथोस भी कहा है और फेबल भी कहा है, कि इनके बिना आप ट्रेजेडी को नहीं अच्छे से बना सकते, क्योंकि यह सोल ऑफ द प्ले, ये आत्मा है सोल की। जैसे हमारी आत्मा जब तक हमारे शरीर में है, तब तक हम ठीक हैं। एक बार जो आत्मा हमारे शरीर से निकली, तब हमारी वैल्यू खत्म। वैसे ही प्लॉट निकाल दिया तो प्ले खत्म। आगे वो कहते हैं कि ट्रेजेडी में प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना प्लॉट के ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। हाँ, बिना कैरेक्टर के जरूर हो सकती है, भले ही कैरेक्टर ना हो, प्रोटेगनिस्ट ना हो, अलग अलग कैरेक्टर्स हो, सिंपल सिंपल सिंपल, बट प्लॉट अच्छा है तो ट्रेजेडी हो सकती है। आगे कहते हैं कि कैरेक्टर एक इंसान को वो बनाता है जैसा वो है, लेकिन एक्शन ही डिसाइड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुश है या दुखी है। वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा, उसके एक्शन ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को वो डिस्कस कर रहे हैं। वो 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन है? इसको हम कई बार पेरिपेटिया भी पढ़ते हैं, बट अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो इसको पढ़ेंगे पेर पटिया, पेर पटिया। एंड दूसरा एनाग्नोसिस भी कहते हैं। थोड़े ग्रीक टर्म है तो पढ़ने में दिक्कत आती है कई बार, बट इसको देखा जाए तो एनाग्नोरिसिस भी कहा जाता है, एनाग्नोरिसिस।
आगे जो अगला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो थॉट है। अच्छा, ये होते क्या हैं? पेरपटेया एंड एनाग्नोरिसिस। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। अभी आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों शब्दों को, अभी आगे आएंगे। अगला एलिमेंट वो बताते हैं थॉट। अब थॉट क्या है? थॉट वो कहते हैं कि वो एबिलिटी है कैरेक्टर के पास, प्रोटेगनिस्ट के पास, कि जो गिवन सिचुएशन है उसमें वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो उसकी एबिलिटी, उसकी थॉट है। और प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स इन ए इफेक्टिव वे, इट्स कॉल्ड डिक्शन। इसके अलावा सॉन्ग प्लेजरेबल है, जैसे मूवीज हम देखते हैं, बीच बीच में गाने आते हैं, तो मूवी जो गाने अगर अच्छे लग गए तो मूवी का मजा बढ़ जाता है। और स्पेक्टेकल, देखने में कुछ सीन दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको बार बार हम देखा करते हैं, कई बार मजा आता है देख के कुछ सीन्स को, तो वो सीन हो गए स्पेक्टेकल, और ये अट्रैक्शन होते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तब वो ट्रेजेडी को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। फिर वो बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की क्या इंपॉर्टेंस है? सोल ऑफ द ट्रेजेडी उसको पहले ही बोल दिया है उन्होंने। फिर वो बताते हैं कि प्लॉट, एक अच्छा प्लॉट वो है जिसकी प्रॉपर बिगिनिंग हो, एक मिडिल हो और एक एंड हो। प्रॉपर बिगिनिंग वो बिगिनिंग है जिससे पहले ये बताने की जरूरत ना पड़े कि पहले पहले क्या हो चुका है, हमें बताने की जरूरत ही ना पड़े उस चीज की, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा, जो मिडिल है वो ऐसा होना चाहिए जो किसी घटना के बाद हुआ है, उसके बाद की घटनाएं भी हमें जुड़ी हुई दिखनी चाहिए। मतलब मिडिल तो है, लेकिन वो मिडिल यहाँ से चलता आ रहा है, यहाँ पे आके रुका, उसके बाद भी उसके बाद कुछ होना है। तो ये मिडिल है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, अपने पहले वाले पार्ट को भी और बाद वाले पार्ट को भी इंटरकनेक्ट कर रहा है, दैट इज मिडिल। फिर एंड बता रहे हैं, एंड ऐसा हो जो कि ऐसा लगना चाहिए कि जो होता रहा अभी तक यहाँ पे आके एंड हो गया, बट इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे स्टॉप लग गया। तो एंड ऐसा होना चाहिए जो किसी चीज का फॉलो तो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस या एक्शन को फॉलो करता है, लेकिन बाद में उसको कोई फॉलो नहीं करता, एंड पे जाके चीज खत्म हो जाती है पूरी तरह से। फिर वो कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसका एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब फिर से यहाँ पे आ गया परिमाण, विस्तार, आकार, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, कि उसका एक प्रॉपर विस्तार हो या उसका आकार प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। जैसे समुद्र को, आप पूरे समुद्र को एक बार में नहीं देख सकते, किसी माउंटेन को एक बार में पूरा नहीं देख सकते। अब चींटी, कितनी भी सुंदर चींटी आपके सामने दिख रही हो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा वो सुंदर है, क्योंकि हमें दिखते ही नहीं अच्छे से, चींटी है ना। तो उनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सुंदर है वो ना ही तो बहुत बड़ा होना चाहिए जिसको हम पूरी एक बार में देख ना पाए, और ना इतना छोटा होना चाहिए जिसको हम इग्नोर करें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर आकार हो, तभी वो हमें सुंदर लगेगा। और प्ले जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि प्ले बहुत बड़ा है, बस अस्त व्यस्त है, तो पढ़ने में या देखने में मजा नहीं आएगा। फिर वो बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। अच्छा, एक मैं आपको बताता चलूं, जो अक्सर बात की जाती है, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। एरिस्टोटल ने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन की बात की है, उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस की बात की ही नहीं है। ये दोनों थियरीज जो है ये आई हैं फ्रेंच ड्रामा से। फ्रेंच ड्रामाटिस्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन देखना चाहिए, प्लेस, लेकिन अरिस्टोटल ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात की है, यूनिटी ऑफ एक्शन की। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पूरा जो प्ले है उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमती रहनी चाहिए, और वही सेंट्रल कैरेक्टर अगर अच्छा है तो ठीक है, वरना ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिटी को प्रोवाइड करे। बट एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका एक प्रॉपर बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने इसको, यूनिटी को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। बट होमर ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने इस मामले में, चाहे वो उनकी स्किल हो, चाहे वो उनका इंस्टिंक्ट हो, उनकी योग्यता हो अंतर्निहित,
जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेट एपिक्स लिखे हैं, इलियड एंड ओडिसी, और यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि प्ले एक ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जब भी उसमें से कोई एक घटना हटा दें, जैसे जितने एक्शन का सीक्वेंस है ओवरऑल, उनमें से हम कोई एक छोटी सी इंसिडेंट कट कर दें, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाए। इतना कॉम्पैक्ट एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए कि एक छोटा सा पार्ट भी हमने निकाल दिया तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उस प्ले का ढह जाए। दैट शुड बी द केस विद यूनिटी ऑफ एक्शन। आगे बताते हैं, हिस्ट्री और पोइट्री के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं हिस्ट्री की भी बहुत वैल्यू है, बट एरिस्टोटल का मानना है कि पोइट्री हिस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा फिलोसफिकल है और ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि हिस्ट्री बात करती है उन चीज़ों की जो हो चुका है, और पोइट्री बात करती है उन चीज़ों की जो होनी चाहिए, जो हो सकती थी। तो ये बात करती है, अच्छी बात करती है, गुडनेस की बात करती है पोइट्री। और हिस्ट्री, इट इज़ जस्ट रिकॉर्ड ऑफ इंसिडेंट्स जो हो चुकी हैं। पोइट्री की जो थीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, और हिस्ट्री सिर्फ पर्टिकुलर टाइम की बात करती है। इसलिए जो पोएट हैं उनको अपनी स्टोरीज बनानी चाहिए। फेबल्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्टोरीज, अपने हिसाब से बनानी चाहिए, क्योंकि उनका दायित्व तो है कि वो अच्छी स्टोरीज बनाएं जिनमें मोरालिटी होनी चाहिए। और इस इंसिडेंट्स इतने अच्छे से डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो नेचुरल लगे, भले ही ऊपर से देखने में ऐसा लगे बाई चांस हुआ हो, बट वो बहुत ही नेचुरली डिज़ाइन की जानी चाहिए कि एक के बाद जो घटना हो रही है कैसे हो रही है। वो डिपेंड करता है क्रिएटर पर, पोएट पर क्रिएटर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं पेरपटेया एंड एनाग्नोरिसिस की। एनाग्नोरिसिस भी पढ़ते हैं इसको, पेरिपेटिया भी लोग कह देते हैं, लेकिन ठीक है, मेन है इसकी स्पेलिंग और इसका मतलब। प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करेगा, बस हमें पता होना चाहिए। पेरपेटिया बोल दीजिए, पेरिपेटिया बोल दीजिए, एनाग्नोरिसिस बोल दीजिए, एनाग्नोरिसिस भी बोल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पेरपेटिया है ये रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। अचानक से जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं उनका पूरा फॉर्च्यून, उनकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? जैसे हम एक प्ले को उठाएं, विलियम शेक्सपियर का हम प्ले मान लीजिए ओथेलो उठा लेते हैं। ओथेलो डेस्टिमोना से शादी करता है, सब कुछ ठीक चलता है उसकी लाइफ में बहुत अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे यागो अपनी चाल चलता है और ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है कि ओथेलो को जब पता चलता है, अचानक से उसको शक हो जाता है उसके ऊपर कि जो डेस्डेमोना है वो उसके प्रति बेवफा है और उसका किसी और से अफेयर चल रहा होता है। ऐसा यागो साबित कर देता है झूठ तरीके से। और जैसे ही वो रूमाल वाली जो बात होती है, हैंडकरचीफ जो डिस्कवरी होती है, रिकॉग्निशन, रूमाल की बात आती है, एनाग्नोसिस जैसे ही होता है, तो वहीं पर ही ओथेलो की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसको पूरा यकीन हो जाता है कि इसने मेरा दिया हुआ रूमाल दे दिया है अपने लवर को, तो उसको उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो उस डिस्कवरी, रूमाल की डिस्कवरी से, उस एनाग्नोसिस से जो पेरपेटिया दिखाई गई है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन आप कह सकते हैं, ओथेलो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो वहीं पे डिसाइड कर लेता है कि उसको डेस्टिमोना को मार देना है। और ये सिचुएशन डेस्टिमोना पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि डेस्टिमोना की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी पहले। ओथेलो उसको मिल गया, उसका प्रेमी, उससे उससे प्यार है, सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही वो डिस्कवरी रूमाल की होती है कि रूमाल उसके पास नहीं है और वो उसके लवर के पास, जो कि लवर नहीं होता है, यागो की तरफ से वो लवर है, मिलता है, तो उसकी सिचुएशन जो बदलती है डेस्टिमोना की, वो भी पूरी तरह बदली जाती है। शी इज़ नो मोर बिलव्ड। अब वो प्रेमिका नहीं बनती, वो सिर्फ एक जेलस ऑब्जेक्ट बन के रह जाती है और अंततः वो मार दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन जो बदलती हैं, सिचुएशन रिवर्सल ऑफ सिचुएशन आप मान सकते हैं, दैट इज पेरपेटिया। एंड एनाग्नोसिस का मतलब कि अचानक से कोई सीक्रेट समझ में आ जाए, दैट इज डिस्कवरी। अब जो सारे प्लॉट्स हैं या सारे इंसिडेंट्स वो सीक्वेंस वे में इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि वो इन सारे अबव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। एक तरफ पेरपेटिया एंड एनाग्नोरिसिस दोनों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्ले में। और अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स
बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली इनको इस्तेमाल करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स प्लॉट में इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इन दोनों ही सिचुएशंस का रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड डिस्कवरी, इन दोनों का ही इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए कि ये अननेसेसरी नहीं लगनी चाहिए। घटनाओं का इस तरह से मैनेज होना चाहिए प्ले में कि इन सब चीज़ों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, कि चीज़ें फ़ोर्स नहीं लगनी चाहिए, ज़बरदस्ती की नहीं लगनी चाहिए, बहुत अच्छे से उनका इस्तेमाल हो, ये अरिस्टोटल का मानना है। पेरपेटिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं, रिवर्सल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर अपोजिट सिचुएशन, कि रिश्ते एकदम से बिगड़ गए। अब ये कुछ ऐसी घटना एलिमेंट होते हैं, ऐसे रिवर्सल कॉज कर देते हैं कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो कभी अच्छी सिचुएशन में होता है, डेस्टिमोना भी कह सकते हैं अच्छी सिचुएशन में होती है, लेकिन अचानक से उसको लगता है कि सब खो गया उसकी ज़िंदगी से। उसका ओथेलो का प्यार, ओथेलो को लगता है कि मेरा हमसफ़र जिससे मैं इतना प्यार करता था, मेरी प्रेमिका वो बेवफ़ा निकली है, सब कुछ खत्म, ऐसा लगने लगता है। दैट इज़ पेरपेटिया। एनाग्नोरिसिस ये डिस्कवरी है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पता चल जाता है कोई सीक्रेट। जैसे डचेस ऑफ माल्फी में हम देखें, डचेस ऑफ माल्फी में जब डचेस शादी कर लेती है एंटोनियो से, किसी को नहीं पता चलता क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन जैसे ही बोसोला पता चल कर लेता है कि इसका जो हस्बैंड है वो एंटोनियो है, तब चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। और वहाँ से जब डिस्कवरी से पूरा मर्डर, ब्लड ब्लड शेड सब इस्तेमाल हो जाता है और पूरा प्ले ही खूनी बन जाता है वहाँ से। तब जो सिचुएशन मतलब मानी जाती है सीक्रेट है उसकी मैरिज का, दैट इज एनाग्नोरिसिस। क्या है? फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जब उसके डचेस के भाइयों को पता चल जाता है उसकी बहन ने शादी कर ली, 3 दिन बच्चे भी हो गए, तो यही है डिस्कवरी या एनाग्नोरिसिस। और सिचुएशन बदल जाती है, जो लोग हैं पर्सन्स उनके बीच में जो अच्छी बातें थी वो बैड में बदल जाती हैं। अब जब इन बोथ एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है एफिशिएंटली, तभी हमें दया और भय की भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो है सफरिंग। वो कहते हैं सफरिंग का मतलब, जब हम बहुत सारे पेनफुल सीन देखते हैं जिनमें मर्डर्स, टॉर्चर, वुंडिंग्स, तो हमें बुरा लगता है, हम ऐसा लगता है कि टॉर्चर में हम भी शामिल हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़कर ट्रेजेडी को और ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सकता है। जो चैप्टर 12 है उसमें एरिस्टोटल क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए एज क्वांटिटी के तौर पे ट्रेजेडी में। वो क्या क्या है बताते हैं: प्रोलोग, एपिसोड, एक्सोड एंड कोरल सॉन्ग। इसके अलावा कॉमोस, ये टर्म आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा नया टर्म है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, बट ऐसे ही टर्म एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा लेमेंटिंग सॉन्ग होता है जिसमें कोरस तो गाते ही गाते हैं, साथ में एक्टर्स जो होते हैं वो भी साथ साथ गीत गाते हैं, और ये दुख वाला गीत होता है, कॉमोस जिसको कहते हैं। अब जो आइडियल स्ट्रक्चर है कि पोएट को करना क्या चाहिए ट्रेजेडी में, उसकी वो बात कर रहे हैं। पोएट को अपनी ट्रेजेडी में कॉम्प्लेक्स प्लॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसको ये नहीं दिखाना चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा था लेकिन उसकी ज़िंदगी अब दुखी होती जा रही है। अगर आप ऐसा दिखाएँगे तो हमें हमारे अंदर डर और दया का नहीं आएगी, बल्कि हमारे अंदर शौक लगेगा, हमें हमें नफ़रत हो जाएगी ज़िंदगी से। इसी तरह से बुरे व्यक्तियों को भी अच्छा बनता हुआ नहीं दिखाया जाना चाहिए पोएट के द्वारा, क्योंकि ऐसा करने से हमारी भावनाएँ अच्छे से नहीं होती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि जो बेस्ट काइंड के प्लॉट हैं, सबसे अच्छे प्लॉट हैं, उनमें क्या सबसे देखने को मिलता है कि ना तो वो बहुत अच्छे इंसानों को चुनते हैं और ना ही बहुत बुरे इंसानों को चुनते हैं। वो चुनते हैं नॉर्मल लोगों को, जैसे और हम जैसे लोगों को। और उनका जो डाउनफॉल होता है, उनकी जो बर्बादी होती है, वो बर्बादी किसी बाहरी चीज़ से नहीं होती है, वो किससे होती है? हमर्शिया से होती है। अभी हमर्शिया क्या है? हमर्शिया होती है एक कोई कमी, कैरेक्टर की कोई कमी होती है, जिसको हम एरर ऑफ जजमेंट भी बोल देते हैं। एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट भी बोल देते हैं हमर्शिया। जैसे डचेस ऑफ माल्फी को ले लेते हैं, उसमें मान के चलते हैं कि बोसोला, बोसोला अच्छा कैरेक्टर है, पहले स्पाई का काम करता है, बाद में उसको लगने लगता है कि फर्डिनेंड और
सेबास्टियन जो नहीं, सेबास्टियन तो नाम नहीं होता, फर्डिनेंड और कार्डिनल, इन दोनों ने मिलकर, भाइयों ने मिलकर उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। पहले वो कुछ और कर रहा था और वो नफ़रत करने लगता है उन दोनों से, और बाद में पहले उसका जजमेंट उनकी तरफ था, वो जजमेंट कैसा था, एरर थी उसके जजमेंट में, समझ नहीं पाया था कि दोनों उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर जब उसको एहसास होता है तो वो खून खराबा मचा देता है। इसके अलावा अगर हम बात मैकबेथ की करें, तो मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ है या हमर्शिया है, वो क्या है, एम्बिशन है। वो बहुत जल्दी राजा बनना चाहता है, उसके अंदर सब्र नहीं है, तुरंत वो राजा बनना चाहता है, जिसकी वजह से डंकन को मार देता है। ठीक है, ऐसे ही सभी कैरेक्टर्स के जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ होता है, कोई गलती होती है, अगर आप जजमेंट या उनके कैरेक्टर की कोई कमी होती है, उसको ही हमर्शिया कहा जाता है। आगे वो कहते हैं कि जो हमर्शिया की वजह से जो सब हो रहा है, वही मान के चलिए इफेक्टिव रहता है। आगे कहते हैं एक गुड प्लॉट जो है उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? पहली, यह किसी सिंगल प्रॉब्लम पर बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, हीरो मस्ट गो फ्रॉम फॉर्च्यून टू मिसफॉर्च्यून, उसकी ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए और वो बर्बादी की तरफ जाना चाहिए, या फिर बर्बादी से अच्छाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर बर्बादी से अच्छाई से बर्बादी की तरफ बढ़े, तब वो ज़्यादा देखने में इम्प्रेसिव लगेगा। अगला, जो मिसफॉर्च्यून है, उसकी बर्बादी है, वो उसी की वजह से होनी चाहिए, कैरेक्टर की वजह से ही, ना किसी और की वजह से, और उस कैरेक्टर में कोई ट्रेजिक फ्लॉ हो, कोई गलती हो, हमर्शिया। इसके अलावा हीरो जो है वो मिक्स्ड वर्थ का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छाई हो थोड़ी बहुत। अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो बुरा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा होगा उसको सजा मिलेगी तो लोगों को वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए जो जो वो अरिस्टोटल एम कर रहा है, कि कैसी फीलिंग्स ऑडियंस में आएंगी, किस तरह से आएंगी, उन फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है इस मैनेजमेंट में कि हीरो कैसा है। अब वो आगे बोलते हैं कि फियर और पिटी ये कैसे अराउज किए जा सकते हैं ट्रेजेडी में। वो इस तरह से अराउज होने चाहिए कि नेचुरल लगे, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को ला के स्टेज पे मार दिया दिखाने के लिए कि हाँ उस पर डर डर जाओ तुम लोग, तुम्हारे अंदर दया की भावना आ जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ मर्डर का सीन ही स्पेक्टेकल नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बना देनी चाहिए कि पिटी और फियर की भावनाएं ऑडियंस के अंदर आ जाएं। वो कहते हैं पिटी सबसे ज्यादा कब इस्तेमाल होती है, जब ऐसा लगता है कि परिवार के लोग ही एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, परिवार परिवार के लोग दूसरे को मार रहे हैं। वो 2 एग्जाम्पल उठाते हैं ग्रीक ड्रामा से। एक उठाते हैं मीडिया का, जिसमें वो अपने बच्चों को मार रही होती है जानबूझ करके। इसके अलावा एक इडिपस द रेक्स से, जिसमें वो अपने पिता को मार देता है। तीसरा अल्टरनेटिव वो बताते हैं कि कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को मारने जा रहा था, लेकिन एन मौके उसको पता चल जाता है कि इसका कोई फैमिली कनेक्शन था पास्ट लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशंस हाइट ड्रामा के एक्शन को और ज़्यादा हाइटेंड कर देती हैं। इस ये आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर वो बताते हैं ट्रेजिकल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो भी बताते हैं। 4 क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट, कि वह एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिसका एक मोरल पर्पस हो, प्रोटेगनिस्ट का। दूसरा, उसकी क्वालिटीज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जैसे बहुत बड़ा योद्धा है तो जो योद्धा की क्वालिटीज हैं, युद्ध की क्वालिटीज हैं, वो एक मेल कैरेक्टर में होनी चाहिए, ना कि एक फीमेल कैरेक्टर में। यहाँ पर जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लग सकती थोड़ी सी। तीसरा, वो बताते हैं कि हीरो वास्तविक लगना चाहिए, चाहे वह मिथोलॉजी से हो और चाहे वो किसी दूसरी कंट्री से लिया गया हो, बट वास्तविक लगना चाहिए जिससे पब्लिक उससे कनेक्ट कर सके। चौथा, उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि कभी वो अच्छा कर रहा है कभी बुरा कर रहा है, कोई उसकी इमेज नहीं बन पा रही है, उसकी अच्छी इमेज बन जानी चाहिए पब्लिक की नज़र में। आगे बोल रहे हैं कि इन सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब मान के चलिए वो प्ले ल्यूसिस की तरफ पहुंचता है। अब ल्यूसिस क्या है? ल्यूसिस का मतलब है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स, जब लास्ट में चीजें हमें लगता है कि अब चीज खत्म होने वाली है, कोई कहानी खत्म होने वाली है, मूवी की तरह लग जाता है कि अब फिल्म खत्म होने वाली है। जीआईसी का जो मैंने इंटरव्यू दिया था 2022 में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का यूपी के लिए, तब उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिनोमेंट, डिनोमेंट क्या होता है? तो यही क्लाइमैक्स, व्हेन वी नो बाय द सिचुएशंस, इंसिडेंट्स
and all the actions shown to us that the story is going to end. We are going to get conclusion of all the events. That is denouement. वो कहते हैं कि जब कुछ राइटर्स इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि वो उसको संभाल नहीं पाते और बाद में उनको क्या करना पड़ता है, उनको भगवान की मदद लेनी पड़ती है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान का, देवताओं का जो इंटरवेंशन है, भगवान की दखलंदाजी है इंसान की ज़िंदगी में, वो प्ले के बाहर ही अच्छी लगती है। प्ले में ऐसा नहीं करना चाहिए। प्ले में अगर ऐसा करेंगे, तो वो प्ले अच्छा नहीं बनता है, जबकि ग्रीक प्लेस में ऐसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इस टर्म को एक नाम भी दिया जाता था, ड्यूस एक्स मकीना। ये टर्म इस्तेमाल किया जाता था। ड्यूक्स एक्स मकीना का मतलब इंटरवेंशन ऑफ हैंड ऑफ गॉड, भगवान का हाथ। ये एक मशीन नुमा ऐसी भगवान को दिखाया जाता था, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी, तब कोई भगवान की तरह एक पुतला लाया जाता था, सिचुएशन को ठीक कर दिया करता था। तो ड्यूक्स एक्स मकीना इस्तेमाल किया जाता था। आगे वो बताते हैं कि डिस्कवरी या एनाग्नोसिस, थोड़ा सा हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि डिस्कवरी कैसे होनी चाहिए, एनाग्नोसिस किस तरह से प्ले में अच्छे से इफेक्टिव वे में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके उन्होंने तरीके बताए हैं। उन्होंने बताया कई बार जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी बॉडी पर कोई मार्क हो, निशान हो, पता चल जाता है, जैसे इडिपस रेक्स में दिखाते हैं। इडिपस का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल उठाया उन्होंने। हालांकि इस तरह की आर्टिस्टिक डिवाइस को वो थोड़ा कम इफेक्टिव मानते हैं, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा तरीका बताते हैं जिसमें ऑथर खुद ही बता देता है कि अब ये कैरेक्टर इससे ऐसे ऐसे संबंधित था। इसको भी बहुत अच्छे से पसंद नहीं करते हैं अरिस्टोटल। तीसरा तरीका जो रिकॉग्निशन का है, एनाग्नोरिसिस का है, उसको बताते हैं वो कि कोई पास्ट मेमोरी या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको देख करके किसी प्रोटैगनिस्ट को अपनी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। ये भी एनाग्नोसिस हो सकती है, डिस्कवरी हो सकती है। चौथा तरीका जिसको वो बेस्ट तरीका बताते हैं, जिसमें कैरेक्टर सिचुएशंस को पढ़ते हुए एक रीजनेबल तार्किक निष्कर्ष निकाल लेता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। तो ये अच्छा तरीका है। फिफ्थ को बताते हैं कि जब कोई डिस्गाइज में हो कैरेक्टर, फॉल्टी डिस्गाइज, और गलत गलत तरीके से पहचान लिया जाए, एनाग्नोसिस हो जाए, तब भी ये ठीक ठाक तरीका है। लेकिन जो सबसे बेस्ट, चौथे से भी ज़्यादा सबसे बेस्ट तरीका वो बताते हैं एनाग्नोसिस का, वो ये है कि जब सारी इंसिडेंट्स इस तरह से लीड करें, इस तरह से लीड करें कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सारी घटनाओं का एक लॉजिकल सीक्वेंस समझते हुए और समझ जाएं कि आखिर डिस्कवरी हुई क्या है, सीक्रेट कोई निकल करके सामने आ जाए, खुद ही सिचुएशंस के हिसाब से कैरेक्टर समझ जाएं, तब वो सबसे बेस्ट टाइप का एनाग्नोसिस होता है, जैसा कि इडिपस रेक्स में दिखाया गया है। इस प्ले को बहुत ज़्यादा उठाया है एरिस्टोटल ने एज एग्जाम्पल। फिर वो बताते हैं कि ट्रेजेडी की टाइप क्या है, क्या क्या टाइप है। उनमें बताते हैं कि एक ऐसी ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी, जो कि कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी होती है, जिसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, पेरपटिया के भी और एनाग्नोरिसिस के भी। ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, पेरपेटिया एंड एनाग्नोरिसिस एलिमेंट्स अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। दूसरी जो ट्रेजेडी है उसमें ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग कहा जाता है। अगली ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ओरेस्टीज का, जिसमें साइकोलॉजिकल टॉर्चर बहुत दिखाया गया है। अगला ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, और चौथा जो टाइप है ट्रेजेडी ऑफ स्पेक्टिकल, जो कि युद्ध के सीन और इस तरह की सीनरीज सब दिखाए जाते हैं, एक्शंस दिखाए जाते हैं, देख के लोगों को मजा आता है। फिर वो कहते हैं कि जो पोएट है उसको इंसिडेंट्स, फोकस्ड इंसिडेंट्स के ऊपर लिखना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि पूरी इपिक स्टोरी को वो उठा के ट्रेजेडी में डालने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत हो जाता है, वो प्लॉट बेकार हो जाता है। और फिर से वो होमर की इलियड का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से लिखना चाहिए। आगे वो बोलते हैं कि अगर होमर ने पूरे ट्रोजन वार को, जो कि इलियड उसी से संबंधित है, कवर करने की कोशिश की होती तो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी थीम्स उठाई हैं जिनको बहुत अच्छे से वो कवर कर पाए। आगे बात करते हैं वो डिक्शन, थॉट एंड लैंग्वेज। डिक्शन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ
वर्ड्स, कि किस तरह से हम कौन से शब्दों का चुनाव करते हैं, वही होते हैं हमारे डिक्शन। थॉट क्या है? थॉट वो बोल रहे हैं कि जो भी इफेक्ट होता है शब्दों का हमारे ऊपर लैंग्वेज के द्वारा, शब्दों के द्वारा, दैट इज थॉट। ये उनका अपना अपनी परिभाषा है। इसलिए कैरेक्टर्स जो किसी पॉइंट को प्रूव कर दें या उसको डिसअप्रूव कर दें, या किसी सिचुएशन या भावना को भड़काएं या उसको कम करने की कोशिश करें, तो उसका जो पूरा इम्पैक्ट, पूरा इफेक्ट है, दैट इज थॉट। फिर वो डिक्शन को थोड़ा और डिवाइड करते हैं, जिनमें वो लेटर, सिलेबल, कम्युनिकेशन, सॉरी, कंजक्शन, आर्टिकल, नाउन, वर्ब, केस एंड स्पीच, इन सब की वो बात करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल मतलब है एरिस्टोटल का, वो मतलब है स्पोकन लैंग्वेज से, ना कि रिटन लैंग्वेज से, कि किस तरह से कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट और सारे कैरेक्टर्स किसी प्ले में बोलते हैं डायलॉग और सारी चीज़ों को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट लिखने से ज़्यादा। जो चैप्टर यहाँ पर मिस किए हैं मैंने 21 और 22, तो एक में उन्होंने वर्ड्स के बारे में लिखा है कि वर्ड्स कौन कौन से इस्तेमाल, कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं, और दूसरा जो है उसमें उन्होंने स्टाइल की बात की है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आज तक किसी भी एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है कि वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। लास्ट के कैरेक्टर जो चैप्टर्स हैं उनमें वो बात करते हैं इपिक पोएट्री की। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसका जो मिमेसिस है, रिप्रेजेंटेशन है, वो ड्रामेटिक होता है, और जो इपिक है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो नैरेटिव होता है, जिसमें पोएम्स लिखी जाती हैं। कहते हैं कि दोनों ट्रेजेडी और इपिक पोएट्री में, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरह से इपिक एक सिंगल एक्शन पे फोकस करता है, वैसे ही ट्रेजेडी भी एक सिंगल एक्शन पे फोकस करती है। होमर की फिर से वो तारीफ करते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक सिंगल एक्शन पे इलियड लिख डाला है। फिर भी कहते हैं कि 99% सिमिलैरिटीज के बावजूद इपिक और ट्रेजेडी में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं, अंतर भी पाया जाता है। वो अंतर किस में पाया जाता है? एक तो लेंथ में, दूसरा मीटर में। जो ट्रेजेडी है उसकी लेंथ वो मान के चलते हैं कि ट्रेजेडी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये 24 घंटे में रिप्रेजेंट कर देनी चाहिए। बट इपिक की लेंथ अनलिमिटेड है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट को उठा लें तो 12 बुक्स हैं, हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, पढ़ने भी बैठेंगे तो एक दिन में 24 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे। आगे वो बोलते हैं कि इसके अलावा मीटर जो है, जो ट्रेजेडी है उसका मीटर होता है आयम्बिक मीटर, और जो इपिक है उसका मीटर होता है हेरोइक मीटर, और उसी में लिखने में ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। फिर वो कहते हैं बाकी जो इस चैप्टर का थोड़ा और हिस्सा है उसमें वो होमर की तारीफ में और उनकी इलियड ओडिसी की तारीफ में निकाल देते हैं। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें बोलते हैं कि पोइट्री की बुराइयां लोग भी करते हैं। वो कहते हैं कि पोइट्री में बड़ी इम्पॉसिबल बातें कही गई, बुराइयां लोगों ने क्या, सबसे पहले उनके गुरु ने ही की थी, प्लेटो ने ही कर डाली। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन पोएट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इम्पॉसिबल चीज़ों को दिखाने की बजाय ऐसी चीज़ें दिखाएं जो थोड़ी सी पॉसिबल लग जाएं। मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में नहीं होने चाहिए, उनको ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए अपने वर्क्स में जिन पे हम भरोसा कर सकें। अगला वो क्वेश्चन उठाते हैं चैप्टर 26 में, लास्ट चैप्टर में, कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा अच्छी है, इपिक पोएट्री या ट्रेजेडी। पहले वो इपिक पोएट्री की तारीफ करते हैं कि ये कम वल्गर होती है और इसको पढ़ने वाले लोग रिफाइंड ऑडियंस होती है, सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस पढ़ती है इसको। ट्रेजेडी में मेलोड्रामा और तमाम चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं, क्योंकि ट्रेजेडी रिप्रेजेंट की जाती है और क्राउड जो पहुंची है वहां पर उसको खुश करने के लिए एक्टर्स जानबूझ के ऐसे एक्शंस करते हैं कि और ज़्यादा वो इम्प्रेसिव लगे और ऑडियंस उनको देखे। फिर वो कहते हैं कि एपिक पोएट्री नो डाउट कल्टिवेटेड है, ट्रेजेडी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ट्रेजेडी की गलती नहीं है। ये गलती उन एक्टर्स की है जो मजबूरी में ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी में अपने आप को दिखाना है। बट इसमें ट्रेजेडी की कोई गलती नहीं है। फिर वो ट्रेजेडी की तारीफ करने लगते हैं कि ट्रेजेडी मेरी नज़र में इट्स अ हायर फॉर्म देन पोइट्री। ऐसा क्यों है? इसके पीछे वो 3-4 लॉजिक और देते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इपिक पोएम में पाए जाते हैं, जबकि इपिक पोएम में वो सारे एलिमेंट्स नहीं पाए जाते जो ट्रेजेडी में होते हैं। दूसरा वो कहते हैं
कि कोई बात नहीं, अगर आपको ट्रेजेडी प्रेजेंट नहीं करनी है तो आप आराम से उसको बैठ के पढ़िए। जो मेलोड्रामेटिक जेस्चर्स हैं ऑडियंस के और एक्टर्स के, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। और आगे बताते हैं कि ट्रेजेडी थोड़ी शॉर्टर है और मोर कम्पैक्ट है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से ज़्यादा अच्छी है। आप इसको, इसका इफेक्ट ज़्यादा चलेगा, क्योंकि कई बार इपिक हम उतनी देर तक नहीं पढ़ पाते। चौथा और इम्पोर्टेंट वो बताते हैं कि ट्रेजेडी में कहीं ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती है, और उसमें कई, देखा जाए तो इपिक में कई सारी ट्रेजेडीज बना सकते हो, बट ट्रेजेडी में कोई इपिक नहीं बना सकते। तो एक तरह से ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और मोर इफेक्टिव वर्जन होता है। कॉम्पैक्ट एंड मोर इफेक्टिव, पावरफुल वर्जन होता है, दैट इज ट्रेजेडी। तो ये थे इनके विचार एरिस्टोटल के, जो कि उन्होंने दिए हैं अपनी पोएटिक्स में। मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स को कवर करने की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।